नमस्कार। देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंग रेप और मारपीट की शिकार लड़की की तबीयत बिगड़ने पर उसे दिल्ली के एम्स रेफर किया गया और एम्स में उसको भर्ती कर दिया गया है। इससे पहले अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन सांस लेने में दिक्कत और दूसरी परेशानियों को देखते हुए उसे एम्स रेफर करना पड़ा। अनुसूचित जाति की लड़की के साथ 24 सितंबर को हैवानियत के 4 आरोपी आजकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने गैंग रेप के दौरान पीड़ित को बुरी तरह से पीटा था। उसके गले में दुपट्टा बांधकर उसे घसीटा भी गया था। पीड़ित लड़की के शरीर में कई फ्रैक्चर हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है और आधे शरीर में लकवा भी हुआ है। मध्य प्रदेश में एक स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस वीडियो में धमकी दे रहे हैं कि पत्नी उनके निजी मामलों के बीच में ना आए। डीजी शर्मा की किसी महिला मित्र को लेकर के पत्नी से विवाद हुआ, फिर नौबत मारपीट तक आ गई। पहले पत्नी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, फिर मारपीट की। जब इतने से दिल नहीं भरा तो खींचकर थप्पड़ जड़ दिया। वहां मौजूद स्टाफ ने उनकी पत्नी को संभाला। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा जब साइबर सेल और एसटीएफ के स्पेशल डीजी थे, तब उस वक्त उनका नाम हनी ट्रैप में आया था। बताया जा रहा है कि उनके आईआरएस बेटे ने इस वीडियो के साथ गृह मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी से शिकायत की है। बेटा पहले भी अपने पिता की कई बार शिकायत कर चुका है। फिलहाल इस वीडियो के सामने आने पर स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को ड्यूटी से हटा दिया गया है। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने वीडियो में खुद के होने की बात स्वीकार की है। अपने बयान में कहा कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, ये मेरे और मेरी पत्नी के बीच का पारिवारिक मामला है, इसे मैं सुलझा लूंगा। दो 2008 में भी वो मुझसे नाराज होके शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि 2008 से आज 12 साल हो गए। मेरे ही घर में रही हैं, मेरी सुख सुविधाएं भोग रही हैं, मेरे ही पैसों से विदेश यात्राएं कर रही हैं, मेरे ही सारी ले रही हैं। यदि मेरा स्वभाव इस तरह का मारपीट का होता, तो डेफिनेटली बहुत पहले शिकायत आ जाना चाहिए। मेरे पूरे घर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, ठीक है। जहां तक मारपीट का उनका संबंध है, एक सेल्फ डिफेंस भी होता है, लेकिन मैं पूरी स्वतंत्रता देता हूं उनको और उन बेटे को कि यदि वो समझते मैं खराब हूं, मेरे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। झूमा झटकी कई बार हो जाती है, लेकिन पीटना नहीं होता है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और मैं कोई वायलेंट व्यक्ति नहीं हूं। यदि कोई डिमांड होती तो आज तक छोड़ के नहीं चली जाती। टीवी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। देखा और पढ़ा मैंने भी है। कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, कुछ शिकायत अगर लिखित में आती है तो बता। बिकॉज सर वो एक आईपीएस ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में करेंगे रिपोर्ट तो देखेंगे। नहीं सर, आप सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे क्या इसकी? मेरे पास में कोई शिकायत आएगी तो जरूर लेंगे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 4 दिनों से जारी हिंसा और हंगामा अब थम गया है। कल सरकार, जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों और शिक्षक पद के आवेदकों के बीच बैठक हुई, जिसमें शांति बहाली पर सहमति बनी। नेशनल हाईवे 8 को हंगामा करने वालों के कब्जे से मुक्त करवाया गया। हाईवे से पत्थरों और जले हुए वाहनों को हटाने के बाद गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू हो गई। 3 दिन पहले शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहा आंदोलन हिंसक हो गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी की थी। उदयपुर और अहमदाबाद हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और साल भर पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर से कांग्रेस में वापस आ गए हैं। अजय कुमार ने कहा कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करके और उनसे ही प्रेरित होकर कांग्रेस में वो वापस लौटे हैं। कांग्रेस में अपनी वापसी की जानकारी अजय कुमार ने ट्विटर के जरिए दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोरोना नियंत्रण के संबंध में एक बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने रोज के कोरोना आंकड़े पेश किए, साथ ही उस पर नियंत्रण के उपायों का ब्यौरा भी मुख्यमंत्री को दिया। यूपी में फिलहाल कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 84% के पार हो गया, जबकि
एक दिन में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं के खिलाफ सरकार की ओर से कार्रवाई जारी है। कल राज्य के प्रयागराज जिले में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी गुड्डू नाम के गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने गुड्डू की अवैध इमारत को गिरा दिया। ये कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में ही अतीक अहमद के पुश्तैनी घर को गिराया गया था। ये कार्रवाई भी अवैध निर्माण को हटाने के तहत की गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 5 किलो आईईडी विस्फोटक मिला है, जिसे आईटीबीपी की 40वीं बटालियन और जिला पुलिस के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। ये विस्फोटक बेगा सालेवारा से पंडरी पानी गांव के पास समुद्र पानी की सड़क पर निरीक्षण के दौरान मिला। जैसे ही मौके पर मौजूद लोगों में विस्फोटक होने की खबरें आई, हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने बड़ी ही सावधानी से विस्फोटकों को निष्क्रिय कर दिया। कई मुद्दों और समस्याओं को लेकर लद्दाख के प्रतिनिधियों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों के कई विशेषाधिकार खत्म हो गए और अब अपनी सांस्कृतिक विरासत और भाषा को लेकर के उनकी कई फिक्रें हैं। नजीर मसूदी की ये रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह के साथ लद्दाख के सभी दलों और वर्गों के प्रतिनिधियों की बैठक। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक 1 साल बाद ये बैठक इस मायने में खास रही कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की कई वाजिब चिंताओं के हल का आश्वासन दिया। दरअसल जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो अनुच्छेद 370 और 35A से वहां के लोगों को भी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, भाषा और नौकरी से जुड़े कई विशेष हक हुकूक हासिल थे। लेकिन उनके हटने के बाद ये विशेषाधिकार खत्म हो गया। यहीं से उनकी नई चिंताएं शुरू हुई। जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35A था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था। लेकिन अगर 6 शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है वही प्रावधान चाहे 6 शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं तो हमें 370 और 35A से ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। इसीलिए हम डोमिसाइल लॉ के खिलाफ है। तो मान लीजिए कोई जाति में बसना चाहता है तो लद्दाख लोगों को क्या दिक्कत होती है? दिक्कत हमें इसलिए है, हमारे लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3 लाख है। हमारे पास इतना बैरन लैंड है, बाहर से बहुत सारे लोग आके रेस करते हैं। 10 साल के बाद हम माइनॉरिटी में होंगे तो हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लद्दाख के लोगों को आशंका है कि वो अपने राज्य में अल्पमत में न आ जाएं। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन, नौकरियों, अपनी विशिष्ट विरासत और भाषा को बचाने से जुड़ी चिंताएं भी उनके मन में तैर रही हैं। यही वजह है कि वो संविधान की 6ठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का बायकॉट करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद चुनाव के बायकॉट को उन्होंने वापस ले लिया है। The provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the framework of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh, their interest, whatever they demand, that will be considered. लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पूरे होने के 15 दिन बाद लद्दाख के लेह और करगिल जिलों के प्रतिनिधियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्रालय फिर से विचार विमर्श शुरू करेगा, जिसमें लद्दाख के लोगों के हितों और विशेषाधिकारों को बचाए और बनाए रखने का रोड मैप तैयार होगा। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल है। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन लेना तो दूर की बात है, लेकिन कुछ लोग इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। पालघर के युवाओं ने छोटे बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। मुंबई से करीब 130 किलोमीटर दूर पालघर जिले का चौहार तालुका तरलपाड़ा के इस आदिवासी गांव में कम से कम 30 बच्चे हर सुबह 9 बजे यहां जुटते हैं पढ़ने के लिए।
अलग अलग उम्र के इन छोटे बच्चों का ये एक वैकल्पिक स्कूल है जिसे गांव के ही बड़े लड़के और लड़कियां चलाते हैं। 6 से 15 साल के ये बच्चे लॉकडाउन से पहले गांव से कुछ दूर एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद है। ऐसे में गांव के 16 से 20 साल के उम्र के लड़के और लड़कियों ने इन बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। इन बड़े बच्चों के कॉलेज भी बंद है और वो अपने समय का सदुपयोग इस तरह कर रहे हैं। वो हर रोज 2 घंटे 2 अलग अलग बैच में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर बच्चे गांव में खेलते रहते हैं और इसीलिए वो पिछले 4-5 महीने में सब कुछ भूल गए हैं। पालघर जिले की करीब 37% आबादी आदिवासी है। जौहर तालुका में तो आदिवासियों की तादाद करीब 90% है। जौहर का ज्यादातर इलाका जंगल है। यहाँ फोन का नेटवर्क तक ठीक नहीं है, इंटरनेट की तो बात ही दूर। यहाँ रहने वाले अधिकतर लोग, जिनमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर है, उनके लिए दिन में 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। ऐसे में स्मार्टफोन तो दूर का सपना है। इसे देखते हुए एक स्थानीय एनजीओ ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें गांव के ही बड़े बच्चे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए नेट का प्रॉब्लम ही है। किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं, मैंने पहले भी बताया, तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है, तो ये सब हम नहीं कर सकते। इस जिले में ऐसे कई उपक्रम है जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, ताकि ये बच्चे स्मार्टफोन ना होने से स्कूल और एजुकेशन से वंचित ना रहे। जवाहर से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया।